हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सेंटर। आज हम कृषि के वाणिज्यीकरण के बारे में देखेंगे। वाणिज्यीकरण का क्या मतलब होता है कि बाजारों के मुनाफे को ध्यान में रखकर की जाने वाली खेती को हम क्या कहते हैं, कृषि का वाणिज्यीकरण कहते हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके क्या अर्थ हैं, इसके उत्तरदायी कारण क्या थे और इसका प्रक्रिया क्या क्या थे और इसके परिणाम क्या हुए। इस परिणाम में हम क्या देखेंगे, सकारात्मक परिणाम देखेंगे, नकारात्मक देखेंगे। तो इसमें क्या है, नकदी फसलों पर की जाने वाली खेती पर बल दिया गया। इसमें नकदी फसलों पर की जाने वाली खेती ब्रिटिश ने बल दिया, परंतु नकदी फसलों की खेती पहले भी होती थी। फिर क्या आपका अधिकतम भू राजस्व को चुकाने के लिए किसानों की नकदी फसलों पर खेती पर बल दिया गया। अब इसके हम अर्थ के बारे में देखेंगे। अर्थ क्या है कि व्यापारिक मुनाफे को केंद्र में रखकर बाजार के लिए नकदी फसलों पर की जाने वाली खेती पर बल दिया गया। इसी को हम क्या कहते हैं, कृषि का वाणिज्यीकरण कहते हैं। यह ब्रिटिश कृषि नीति का एक अंग था। इसके तहत किसानों का परंपरागत फसलों पर के स्थान पर नकदी फसलों की खेती के लिए बाध्य किया गया। ठीक है, इसमें क्या है कि ब्रिटिश पूर्व भारत में भी नकदी फसलों की खेती की जाती थी, किंतु इसका लक्ष्य भारतीय आवश्यकता होती थी। उसका उद्देश्य अब क्या था कि अधिकतम भू राजस्व की राजस्व प्राप्ति करना। वस्तुतः किसानों को नकदी फसलों की खेती के माध्यम से उन्हें भू राजस्व चुकाने हेतु सक्षम बनना था। दूसरा पॉइंट, ब्रिटेन में हो रहे औद्योगिक क्रांति के कारण औद्योगिक इकाइयों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी। इसका पूर्ति के लिए बाजार में नकदी फसलों की खेती पर बल दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश कंपनी द्वारा अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संतुलन को अपने पक्ष में बनाने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई और इसी क्रम में कलकत्ता, कैंटन और लंदन की त्रिकोणीय व्यापार विकसित हुआ। इंग्लैंड की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए भारत में खाद्यान्न निर्यात पर बल दिया गया और इसी क्रम में कृषि का व्यावसायीकरण किया गया। इसके क्या प्रक्रिया थे ये देखेंगे। इसमें कृषि के वाणिज्यीकरण के तहत नकदी फसलों जैसे, अब नकदी फसलों में कौन कौन से थे, जैसे कपास थे, नील थे, जूट थे, तंबाकू थे, चाय थे, अफीम थे आदि की खेती पर बल दिया गया। पूर्वी भारत में असम में चाय की खेती आरंभ की गई और पहला चाय बागान असम में 1835 में ईस्वी में लगाया गया। तो हम यहाँ से देखेंगे क्या, पहला जो चाय बागान असम में कब लगाया गया, 1835 ईस्वी में लगाया गया और 1838 में असम चाय कंपनी की स्थापना हुई। चाय बागान में मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी लगाई हुई थी और इसमें कार्य करने के लिए बंधुआ मजदूरों को रखा गया। इसी तरह 1753 में वारेन हास्टिंग ने पहली बार अफीम की खेती की कंपनी को एकाधिकार में लाया और अफीम का निर्यात चीन में किया गया। इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार ने भारत से आयात किए और जाने वाली कच्चे माल और खाद्यान्न नाम मात्र का आयात शुल्क रखा। अब इसके परिणाम क्या क्या हुए। सबसे परिणाम में क्या है आपका कि सकारात्मक परिणाम क्या थे, तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलगाव की स्थिति समाप्त हुई और अर्थात शहरी ग्रामीण संपर्क बढ़ा। ठीक है, दूसरा क्या इसके सकारात्मक परिणाम थे, भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ गई। वैश्वीकृत फसल उत्पादन के क्षेत्र विकसित हुए और कृषि की पूंजीवादी रूपांतरण हुआ। अभी इसके नकारात्मक परिणाम क्या थे कि किसानों की गरीबी एवं ऋणग्रस्तता में वृद्धि हुई, क्योंकि नकदी फसलों की खेती के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ा और इस तरह से वे महाजनी शोषण के शिकार हुए। दूसरा क्या है आपका, किसानों को नकदी फसलों की खेती के लिए बाध्य किया गया, फलतः खाद्यान्न उत्पादन में कमी आई और अतः अकाल की स्थिति पैदा हुई। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट क्या है आपका, भारतीय कृषि अपरिचित एवं दूरस्थ बाजार पर निर्भर हो गया और जिसका एकमात्र संबंध बिचौलियों की श्रृंखला के माध्यम से था, अतः बिचौलियों के शोषण का शिकार हुआ। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान जब अमेरिकी कपास का इंग्लैंड में आना बाधित हो गया, तो इंग्लैंड उद्योगों की कपास आवश्यकताओं की पूर्ति भारत से की गई। ऐसे में भारतीय कपास उत्पादन में वृद्धि हुई और दूसरी तरफ भू राजस्व राशि में वृद्धि कर दी गई। अतः किसानों को उत्पादन वृद्धि का लाभ नहीं मिला, किंतु जैसे ही अमेरिकी गृह युद्ध समाप्त हुआ, किसान पर इसका गहरा दुष्प्रभाव पड़ा, क्योंकि एक तरफ तो कपास की मांग कम हो गई और दूसरी तरफ क्या था कि वृद्धि की गई कि भू राजस्व राशि वही बनी रही। अतः किसान असंतुष्ट है। विद्रोह क्या, जिससे क्या दक्कन के दंगे के नाम से जाना जाता है।
इसमें क्या हुआ कि जब अमेरिका में संघर्ष चल रहा था, गृह युद्ध चल रहा था, उस समय क्या था कि वहाँ कपास की खेती नहीं हो पा रहा था। इंग्लैंड वो निर्यात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था। उसके चलते क्या हुआ कि इंडिया से जो कपास की खेती था उसका मांग बढ़ गया। डिमांड बढ़ गया तो क्या हुआ, सब लोग कपास की खेती में लग गए। उस समय क्या था, बहुत लोग बहुत लाभ उठाए। जब शांत हुआ, अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त हुआ, तो क्या हुआ, इंग्लैंड का जो भी कपास की खेती था उसकी पूर्ति अमेरिका करने लगा। तो इससे क्या हुआ कि भारत में क्या हुआ, उसका डिमांड घट गया। तो भारत में क्या हुआ कि उसका जो मांग था कम हो गया। इसके कारण क्या हुआ कि इसके कारण बहुत सारे लोग, जितने भी गरीब किसान थे, वो उसका उत्पादन करके भी नहीं बेच पा रहे थे। इस चलते वो किसान क्या हुए, असंतुष्ट हुए और विद्रोह किया। अब इसका निष्कर्ष क्या था कि इस तरह कृषि के वाणिज्यीकरण का लाभ भारतीय किसानों को नहीं मिला, जबकि इंग्लैंड में कृषि के वाणिज्यीकरण का लाभ वहाँ के किसानों को प्राप्त हुआ था, क्योंकि वह भारतीय किसान पर एक आरोपित पद्धति थी। अतः इसका लाभ भी आरोपित करने के वाली शक्ति को मिली। कुल मिलाकर यह औपनिवेशिक ढांचे के अंतर्गत लाई गई पद्धति थी और एक प्रगतिशील अवधारणा होते हुए भी इस पद्धति में भारतीय कृषकों को निर्धन बना दिया। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि हस्तशिल्प उद्योगों का पतन। इसमें इसका अर्थ क्या था, इसका पतन के कारण क्या था, इसका परिणाम क्या था, ये हम विस्तार से देखेंगे। इसका अर्थ, सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने बी औद्योगिकरण का सिद्धांत दिया, जिसका अर्थ है कि भारत में परंपरागत हस्तशिल्प उद्योगों का पतन और नवीन उद्योगों को न लगाया जाना। वस्तुतः ब्रिटिश आर्थिक नीतियां के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था रूपांतरण औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में हुआ। हस्तशिल्प उद्योगों के पतन का कारण क्या था? ब्रिटिश शासन में भारत में अपने साम्राज्यवादी विस्तार के तहत विभिन्न राज्यों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण किया और रियासतों को समाप्त किया। यही राज्य एवं उनके शासक हस्तशिल्प एवं संरक्षणकर्ता एवं खरीदार थे। अतः इसके समाप्त हो जाने से हस्तशिल्पों का पतन हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था कि ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को ध्यान में रखकर 1813 में अधिनियम पारित किया, जिसके तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और भारतीय बाजार प्रत्येक ब्रिटिश के लिए खोल दिया गया। अर्थात मुक्त बाजार की नीति अपनाई और फलतः परंपरागत भारतीय हस्तशिल्प ब्रिटिश कारखाने निर्मित वस्तुओं का मुकाबला नहीं कर सके। ठीक है, ब्रिटेन में क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि जो भी हम लोग उत्पादन करते थे उसमें क्या मार्केट में उसको compete करना पड़ता है, मतलब क्या है कि आपका कंपटीशन करना पड़ता है। तो हम लोग क्या थे, जो भारतीय हस्तशिल्प थे, क्योंकि भारतीय मार्केट में बहुत सारे ब्रिटिश वस्तुएं आ गए थे। तो भारतीय जो परंपरागत जो वहाँ के जो हस्तशिल्पकार थे, वो लोग, उनका जो वस्तु था वो बाहर जो विदेशों से जो आ रहे थे उससे मतलब कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनका बिकना बंद हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, ब्रिटिश ने अपने यहाँ निर्मित वस्तुओं के आयात पर कुछ शुल्क लगाया, जिससे क्या है भारतीय वस्तुओं की महंगी हो जाए। फलतः भारतीय हस्तशिल्प के हाथ से ब्रिटिश बाजार भी निकल गया। अतः इसमें क्या हुआ कि आपका जो भी हम लोग यहाँ से निर्यात करते थे ब्रिटेन में, उसमें उन्होंने क्या किया, आयात शुल्क लगा दिया। इसके चलते जो हम लोग का जो प्रोडक्ट था उसका मूल्य क्या बढ़ गया इंग्लैंड में। इस कारण भी वहाँ हम लोग का जो इंडियन प्रोडक्ट था वो बिक नहीं पा रहा था। अतः क्या हुआ, उसकी मांग में कमी आई। नेक्स्ट, ब्रिटिश शिक्षा नीति ने भी भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार किया जो रक्त व रंग में तो भारतीय, किंतु आचार विचार में रुचि में अंग्रेज हो गए। इस मध्य वर्ग के ब्रिटिश वस्तुओं को खरीदार को प्रोत्साहित किया। दूसरा क्या है, रेलवे के विकास से निर्मित वस्तुएं भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचने लगी। इससे क्या हुआ, इससे भी हस्तशिल्पों का पतन हुआ, क्योंकि क्या है कि रेलवे का विकास हुआ। इसके चलते भारत के हर कोने कोने में क्या हुआ, जो ब्रिटिश वस्तुएं थी वो पहुंचने लगे। इसके चलते वहाँ के जो रेगुलर हस्तशिल्प थे, वहाँ के जो कारीगर थे, उनका भी जॉब छीनने लगा, क्योंकि उनकी वस्तुओं का बिकना बंद हो गया मार्केट में। इसलिए क्या हुआ, वो उनका भी ये भी पतन का एक कारण था। नेक्स्ट परिणाम, अब इसके क्या क्या परिणाम हुए। सकारात्मक परिणाम क्या है आपका, हस्तशिल्प उद्योगों के पतन भारत में आधुनिक उद्योगों का मार्ग प्रशस्त किया, परंतु एक प्राक पूंजीवादी उद्योगों का पतन आधुनिक पूंजीवादी उद्योगों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। नकारात्मक परिणाम क्या हुआ कि भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के ब्रिटिश
नीतियों से पतन हो गया, किंतु आधुनिक उद्योगों का विकास नहीं हुआ। फलतः बड़ी संख्या में शिल्पकार बेरोजगार हो गए, वह कृषि क्षेत्र में कार्य करने के लिए बाध्य हो गए। अतः कृषि पर बोझ बढ़ा, पहले से ही पिछड़ रही कृषि और भी पिछड़ गई थी। अर्थात क्या हुआ, कृषि पर प्रति व्यक्ति निर्भरता बढ़ी तो दूसरी तरफ नकदी फसलों की खेती पर बल देने और अधिकतम भू राजस्व की राशि के कारण किसानों का क्रय शक्ति कमजोर हो गई। ऐसे में अकाल की स्थिति पैदा हुई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था हस्तशिल्प उद्योग एवं कृषि के परस्पर संबंधों पर आधारित थी, किंतु हस्तशिल्प क्या थे, हस्तशिल्प उद्योगों के पतन से यह संबंध टूट गया। अतः भारत पूर्णतः एक कृषि प्रधान देश के रूप में सामने आया, जो कच्चे माल का निर्यातक था। फलतः भारत का औद्योगिक आर्थिक विकास अवरुद्ध हुआ। अब इसके निष्कर्ष क्या हुए कि ब्रिटिश कृषि एवं औद्योगिक नीति ने परंपरागत भारतीय अर्थव्यवस्था के ढांचे को विनाश कर दिया। ठीक है, मतलब जो भी ब्रिटेन का जो ही कृषि एवं औद्योगिक नीतियाँ थी, उसने भारतीय जो परंपरागत अर्थव्यवस्था था उसको क्या कर दिया, पूरा बिगाड़ दिया। दूसरा क्या है, ब्रिटिश भू राजस्व नीति के तहत और आरोपित अत्यधिक भू राजस्व की राशि कृषि के वाणिज्यीकरण के तहत किसानों की नकदी फसलों की खेती के लिए बाध्य करना एवं हस्तशिल्प उद्योगों के पतन ने गांवों की आबादी को निर्धन बना दिया। यह आबादी संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करती थी। अतः भारत एक निर्धन पिछड़े हुए देश के रूप में सामने आया और यह पिछड़ापन भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख अभिलक्षण बन गया। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि आधुनिक उद्योगों का सीमित विकास। इसमें क्या है कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने भारतीय हस्तशिल्पों को पतन तो कर दिया, परंतु औद्योगिकरण को प्रोत्साहित भी नहीं किया। किंतु फिर भी 19वीं सदी के मध्य में आधुनिक उद्योगों का सीमित विकास हुआ। इस सीमित विकास को औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है। इस सीमित विकास को निम्नलिखित चरणों में बांटकर देखा जा सकता है। अब प्रथम चरण इसमें क्या हुआ, एक प्रथम चरण कब से कब तक हुआ, आपका 1850 से 1914 के बीच में हुआ। इस चरण में जूट उद्योग, बागान उद्योग, कोयला उद्योग ब्रिटिश पूंजीपतियों में का अधिकार में थे। ब्रिटिश पूंजी चाय, कॉफ़ी, रबर, नील बागान में लगाई गई थी। नेक्स्ट, बंगाल में ब्रिटिश ने कोल फैक्ट्री की स्थापना की। बंगाल में ब्रिटिश ने क्या किया, कोल फैक्ट्री की स्थापना की, जिसमें पूर्णतः ब्रिटिश पूंजी लगी हुई थी और श्रमिक भारतीय थे। इस तरह जूट उद्योग में भी ब्रिटिश पूंजी उससे निर्मित था। बंगाल में रिसडा के पास जॉर्ज ऑकलैंड का ने पहला जूट कारखाना खोला। कब खोला, 1855 में स्थापित किया। वस्तुतः अंग्रेजों ने अपने व्यापार के लिए थैलियों की आवश्यकता थी। इसी क्रम में जूट उद्योग का विकास हुआ। इस तरह ब्रिटिश आवश्यकता को पूरा करने के लिए नवीन उद्योग का निर्माण किया गया। यहाँ भी भारतीय श्रम पर नियंत्रण कर मुनाफा कमाया। नेक्स्ट क्या है, 1853 में काबसी नानाभाई ने प्रथम सूती मिल की स्थापना की। इसने किया, कावस जी नानाभाई ने। कब किए ये, 1853 में। कहाँ किए, भड़ौच में। स्थापना भड़ौच में की गई। वस्तुतः वस्त्र उद्योग क्षेत्र में पूर्णतः भारतीय पूंजी लगी हुई थी। भारतीय पूंजी कब लगा, 1853 में स्थापना किया। किसका स्थापना हुआ, सूती मिल का स्थापना हुआ। स्वदेशी आंदोलन के दौरान भी भारतीय उद्योगों का विकास हुआ। दरअसल विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार एवं स्वदेशी के नारे से भारतीय उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित किया। इस तरह इस क्रम में दिया सलाई उद्योग, साबुन उद्योग की स्थापना हुई। इस चरण में क्या था कि अधिकतम उद्योग में अधिकतम जो पूंजी था वो ब्रिटिश का लगा हुआ था और इन उद्योगों से ब्रिटिश आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही थी। और फिर भी कुछ भारतीयों ने अपने कौशल से क्या हुआ, मतलब कौशल से क्या हुआ, उन्होंने भी जोखिम भरा कार्य उठाया, उन्होंने भी अपना पूंजी लगाया। नेक्स्ट द्वितीय चरण कब से कब तक था, तो 1914 से 1945 के बीच में था। इसमें क्या ब्रिटिश युद्धों के दौरान कुछ भारतीय उद्योगों का विकास हुआ। वस्तुतः प्रथम विश्व युद्ध में राष्ट्रीय बुजुर्ग मतलब राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग ने ब्रिटिश का सहयोग किया था। अतः इस वर्ग को कुछ संरक्षण प्रदान किया गया और युद्धों के दौरान भारत में साम्राज्यवादी शक्ति ब्रिटिश के साथ संघर्ष में कमी आई। फलतः देसी उद्योगों को विकास को बढ़ावा मिला। इतना ही नहीं, विश्व युद्ध जनित आवश्यकताओं को ब्रिटिश ने भारतीय उद्योगों के संरक्षण के लिए प्रेरित किया। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने पर विदेशी वस्तुओं की आयात में कमी आई। अतः इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारतीय उद्योगों का विकास पर बल दिया गया।
मतलब जब विश्व युद्ध चल रहा था, ये कब से कब तक चला, 1914 से 1918 के बीच में चला। उस समय क्या हुआ कि पूरा जो वर्ल्ड था वो युद्ध में लड़ रहा था। तो इसलिए क्या हुआ कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या किया कि मतलब भारतीय बाजारों, भारतीय उद्योगों पर बल दिया, क्योंकि उनकी आपूर्ति करने के लिए तो कहीं ना कहीं से आपूर्ति करना था। तो वो क्या किया कि इसलिए भारतीय उद्योगों पर ध्यान दिया। उस समय सबसे ज़्यादा तेज़ी से विकास हुआ उद्योगों का भारत में। इसी क्रम में 1916 में हॉलैंड कमीशन की स्थापना हुई, जिसमें भारतीय उद्योगों के संरक्षण देने की बात कही। इस तरह 1921 में इब्राहिम रहीम के नेतृत्व में एक वित्तीय आयोग का गठन हुआ, जिसने ब्रिटिश सरकार से भारतीय उद्योगों की स्थापना, उद्योगों की सहायता देने की सिफारिश की। ब्रिटिश सरकार ने यह सहायता लौह एवं अयस्क उद्योग और सीमेंट उद्योग जैसे आधारभूत उद्योगों के संरक्षण नहीं प्रदान किया, मात्र कुछ उपभोक्ता उद्योगों का तक उन्होंने संरक्षण दिया। इस तरह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्धकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु देशी उद्योगों को विकास प्रोत्साहन मिला, परंतु युद्ध के दौरान इंग्लैंड, जापान, जर्मनी से तैयार माल का आयात घट गया। फलतः भारतीय उद्योगों को विकसित होने का अवसर मिला। इस दौरान के युद्ध के दौरान ही भारतीय पूंजीपतियों ने राष्ट्रीय आंदोलन की परिपक्व अवस्था के दौरान एक बॉम्बे योजना प्रस्तुत की। ठीक है, इस योजना के निर्माण में 8 प्रमुख उद्योगपति शामिल थे, जिनमें से कौन थे? एक तो टाटा थे, दूसरा घनश्याम दास बिड़ला, तीसरा श्रीराम, चौथा जॉन मथाई आदि थे। अब इसमें क्या हुआ कि इस योजना में भूमि सुधार, कृषि क्षेत्र में सरकारी निवेश, सिंचाई सुविधाओं का विकास एवं उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में निवेश करने पर बल दिया गया। भारत की पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बॉम्बे योजना का प्रावधान शामिल किए गए। अब आधुनिक उद्योगों के सीमित विकास के कारण भारत में पूंजी का अभाव था, क्योंकि बड़ी मात्रा में धन की निकासी हो रही थी। ठीक है, दूसरा क्या है कि आपका उद्योगों को सरकार का संरक्षण नहीं मिला, रेलवे की पक्षपातपूर्ण मालभाड़ दरें, फिर भारत में तकनीकी शिक्षा का प्रसार नहीं किया गया, फलतः मशीनीकरण के लिए विदेशियों पर ही निर्भरता बनी रही। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बैंकिंग व बीमा क्षेत्र पर ब्रिटिश का नियंत्रण था, जिससे भारतीय उद्योगों को सहयोग नहीं दिया गया। ठीक है, इस सीमित विकास की एक सीमा यह रही कि भारतीय उद्योग कुछ ही क्षेत्रों में और कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में केंद्रित रहे, फलतः आर्थिक असंतुलन पैदा हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रेलवे का विकास, उद्देश्य एवं विशेषताएं, परिणाम और मूल्यांकन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।